हेलो गाइस। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो सेकेंडरी oocyte था उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ था, कब, जब स्पर्म ने उसके साइटोप्लाज्म में एंट्री की थी तब। ठीक है ना। और ये फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है हम डिटरमाइन करते हैं कि जो है ना मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, हम जो सेक्स होता है जो बेबी का जो होने वाला है उसका हम डिटरमाइन करते हैं। अब आज मैं बात करने वाला हूँ इम्प्लांटेशन की। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन में क्या होता है, तो देखिए, एक बार अब एना फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, उसमें माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएंगे। माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएंगे। देखिए, माइटोटिक डिवीजन जो होते हैं वो देखा जाए तो एक तरीके से या तो हैप्लॉइड एनिमल्स में होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलेंगे, या फिर इन जनरल ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो भी आपकी ग्रोथ होती है ना सेल की या पूरे की पूरी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए मेनली माइटोटिक डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब माइटोटिक डिवीजन होने शुरू हो जाएंगे। अब कहाँ से लेके शुरू होंगे, ऑब्वियसली हमने कहाँ देखा था, एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ था। ठीक है, एम्प्यूला में हुआ था। अब एम्प्यूला से वो किस तरफ जाएगा, इस्टेमस की तरफ जाएगा। यही हमारा था, इन्फंडिबुलम था यहाँ पे। इन्फंडिबुलम के बाद आया था एम्पुला, उसके बाद आया था इस्तेमस। तो एम्पुला से होते हुए अब ये जा रहा है इस्तेमस। तो इस्तेमस से शुरू होना शुरू होएगा। ये जो आपका जो माइटोटिक डिवीजन हैं ये इस्तेमस से शुरू होंगे। ठीक है ना। अब इन डिवीजन्स को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, दैट इज़ क्लियवेज। क्लियवेज बोलते हैं। ठीक है, इन माइटोटिक डिवीजन्स को। ठीक है, इनको कंबाइंडली हमने इन माइटोटिक डिवीजन्स को क्या नाम दिया है, क्लियवेज बोला है। ठीक है, अब ये डिवीजन कहाँ से, इस्तेमस से होते हुए ये जाएंगे टूवर्ड्स दी यूट्रस। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। तो अल्टीमेटली ये माइटोटिक डिवीजन यूट्रस तक होते जाएंगे। और कैसे बनेंगे, देखिए, पहले जाइगोट एक था, तो फिर एक से दो, फिर दो से चार, फिर चार से कितने बनेंगे, आठ बनेंगे, आठ से सोलह, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं तो एक से दो बनेंगे, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह। इस तरीके से डॉटर सेल्स बनती जाएगी। जो है ना, हम उसको जो भी बनता है उसको हम डॉटर सेल्स ही बोलते हैं। तो ऐसे दो डॉटर सेल, फिर चार, फिर आठ, फिर सोलह, ऐसे करके डॉटर सेल्स बनेंगी। इन डॉटर सेल्स को क्या नाम दिया जाता है, स्पेसिफिकली इनको बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स। इनका स्पेसिफिक नाम क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब जो एम्ब्रियो, अल्टीमेटली हम ये बोल रहे हैं ना कि जाइगोट डिवाइड हो रहा है, अल्टीमेटली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो एम्ब्रियो जो होता है जिसके अंदर ये 8 to 16 जिसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिसमें 8 से लेके 16 ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोर्यूला। ठीक है, उसका स्पेसिफिक नाम, जैसे मान लीजिए ये आपका आ गया। ठीक है, पूरा सेल, उसमें हम ऐसे इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 या 9 10 11 12। ठीक है, अभी 12 सेल्स हैं इसके अंदर अल्टीमेटली। ठीक है, मान लीजिए 12 हैं, तो 8 से 16 के बीच में, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, मोर्यूला बोलूँगा मैं इसको। ठीक है, मोर्यूला इसको बोलते हैं। अब ये फिर और भी डिवाइड होता है, ये मोर्यूला फिर कंटिन्यू करता है डिवाइड करना। जैसे अगर मान लीजिए इसके पास 8 सेल हैं सपोज। ठीक है ना, 8 सेल हैं, ये मान लीजिए 16 थे यहाँ पे, 8 सेल थे या 16 सेल थे, फिर ये और भी डिवाइड होगा। तो ये कंटिन्यू करेगा डिवाइड करना, और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म होएगा इनटू एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। फ़र्क देखिए, मैंने क्या बोला, ये जो डॉटर सेल्स अल्टीमेटली बनती जा रही है इसको हमने नाम दिया था ब्लास्टोमियर्स, है ना, जो भी डॉटर सेल्स अल्टीमेटली बन रही थी। फिर मैंने बोला अगर 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स हैं तो उसको क्या नाम दिया मैंने, मोर्यूला। ये और डिवाइड होगा और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। जैसे जैसे ये यूट्रस की तरफ जाते जाएगा वैसे वैसे ये ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। अभी मैं ब्लास्टोसिस्ट की अच्छे से बात करूँगा। ठीक है, पर अल्टीमेटली हम किस में बना रहे हैं, मोर्यूला बनाया, मोर्यूला के बाद मैं क्या बना रहा हूँ, ब्लास्टोसिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ब्लास्टोमियर्स तो आपको देखिए मोरिला में मिलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट में भी मिलेंगे। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स इन दी ब्लास्टोसिस्ट जो आपको मिलेंगे वो देखिए किस तरीके से अरेंज रहते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं। जैसे अब इसमें तो देखिए एकदम कोई अरेंजमेंट है नहीं, आपको इन जनरल बस आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये जो सारे ब्लास्टोमियर्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग। ठीक है, किसमें, ये मोड्यूलर स्टेज थी। ठीक है ना, इसमें आपको इस तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन अब मैं जब ब्लास्टोसिस्ट की बात करूँ तो उसमें एक अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अरेंजमेंट किस तरह से देखने को मिलता है कि एक तो होती है आउटर लेयर। ठीक है, एक तो आपको देखने को मिल जाएगी आउटर लेयर, देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। किसकी लेयर की बात कर रहा हूँ मैं ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहा हूँ। ब्लास्टोसिस्ट में देखिए ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली, ये ब्लास्टोमियर्स, लेकिन ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होते, ये दो लेयर में अरेंज होते हैं। तो बाहर वाली लेयर को तो हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। इसके अलावा एक इनर ग्रुप होता है, एक इनर लेयर हो गई, इनर ग्रुप हो गया। ठीक है, जो कि अटैच होती है ट्रोफोब्लास्ट से। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होती है, उसको हमने क्या नाम दिया, इनर सेल मास। देखिए किस तरीके से, ये देखिए, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बिल्कुल, ये देखिए ब्लास्टो, ये देखिए अल्टीमेटली ये मैं आउटर लेयर बना रहा हूँ।
ठीक है, ये आउटर लेयर बन गई, इसको मैंने क्या नाम दिया, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ये ट्रोफोब्लास्ट मेरी बन गई आउटर लेयर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए इनर सेल मास, ये देखिए ये आ गया आपका इनर सेल मास। मतलब अल्टीमेटली ये अंदर की तरफ है। ठीक है, ये वाली जो लेयर है ये अंदर की तरफ है, पूरी नहीं होती, ये ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होती है। जैसे देखिए यहाँ दिखा है अटैच, तो देखिए ये एक साइड में ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये सब क्या है, ये ब्लास्टोमियर्स हैं। ठीक है, ये सारे ब्लास्टोमियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये पूरे स्ट्रक्चर को मैंने कंबाइंडली क्या नाम दिया, पूरे स्ट्रक्चर का नाम हो गया ब्लास्टोसिस्ट। तो इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर आ गया ये। अब देखिए अभी क्या क्या रोल है वो सब बात करेंगे हम। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है, ठीक है, ये अब ट्रोफोब्लास्ट की लेयर ये कहाँ अटैच होगी। अब मैंने बोला कहाँ पे, अल्टीमेटली आपको मेस्ट्रोसाइकिल याद हो तो कौन सी लेयर का ब्रेकडाउन किया था हमने, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन किया था, या आपको याद हो तो हमने क्या बोला कि वो एंडोमेट्रियम की लेयर क्यों ब्रेकडाउन हो गई थी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो, अगर वो फर्टिलाइजेशन हो गया होता तो ये जो आपका बन रहा है अल्टीमेटली ये किससे जाके अटैच होता है, एंडोमेट्रियम से। तो अब ये बाहर वाली लेयर किससे अटैच होगी, एंडोमेट्रियम से ये अटैच होगी। समझे बात को, ये जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है बाहर वाली लेयर, ये किससे अटैच हो रही है, अल्टीमेटली ये अटैच हो रही है एंडोमेट्रियम से। ठीक है, और ये जो आपका इनर सेल मास है ये आगे जाके डिफ्रेंशिएट होगा एज एन एम्ब्रियो। ठीक है, अभी एम्ब्रियो बना नहीं था, अब बनेगा। ये जो आपका जो इनर सेल मास, ये जो अंदर का ये जो सेल मास है इतना, ये अल्टीमेटली जाके डिफ्रेंशिएट करेगा और ग्रो करेगा, और क्या बनेगा अल्टीमेटली एज एन एम्ब्रियो का ये फॉर्मेशन, ये खुद एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक बार मान लीजिए अटैचमेंट हो गया, आफ्टर अटैचमेंट, अब मान लीजिए एक बार अटैचमेंट हो गया, तो जो यूट्रस के जो सेल्स होते हैं, जो यूट्राइन सेल्स बोलते हैं उनको, यूट्रस के सेल्स, अब हम यूट्रस की बात कर रहे हैं कि यूट्रस में क्या होते जा रहा है। तो अब यूट्राइन सेल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो अब रैपिडली डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली बात है, अब आपको पूरा एक अलग मतलब एक ऑर्गेनिज्म अंदर बनाना है, ठीक है, यूट्रस के अंदर, तो आपको बहुत रैपिड डिवीजन चाहिए होगा। ठीक है, ग्रोथ और उन सब के लिए तो रैपिड डिवीजन होता है। और अल्टीमेटली ये जो यूट्रस के सेल्स हैं ये किसको कवर कर लेंगे, ब्लास्टोसिस्ट को, इस पूरे के पूरे से ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे ये। ठीक है, ताकि प्रोटेक्ट हो सके, वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है ना, इसलिए इसको पूरे को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट है ये कवर हो जाएगा किस में, एंडोमेट्रियम में कवर हो जाएगा। मतलब एंडोमेट्रियम है, देखिए ये मान लीजिए ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को वो वाला डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए अब ये हमारा अंदर वाला लेयर कौन सी थी, देखिए ये एंडोमेट्रियम थी। अब यहाँ पे कहीं पर जाके ये मान लो अटैच हो गया, तो अब ये देखिए यहाँ पे सेल्स डिवाइड करेंगे और पूरी तरीके से इसको कवर कर लेंगे, तो ये कवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ना जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है दैट कवर्स इन दी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में कवर हो जाएगा ये। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आई बात समझ में, इम्प्लांटेशन किसको बोलेंगे हम, मतलब है ना क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जब वो एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में पूरी तरीके से कवर हो जाता है, इम्बेड हो, जिसको बोलते हैं इम्बेड हो जाता है, कवर हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, इससे अल्टीमेटली क्या हो गई, प्रेगनेंसी हो गई। एक बार जब ब्लास्टोसिस्ट का पूरी तरीके से इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में, यहाँ पे मान लीजिए ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया, अच्छे से कवर हो गया, ये इम्बेड हो गया इसमें, उसके बाद हम इस पूरे प्रोसेस को अल्टीमेटली हम बोल देंगे कि इम्प्लांटेशन हो गया और अब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। तो इसको हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी शुरुआत हो गई है। ठीक है, जो हम 9 महीने की हम जो बात करने जा रहे हैं, तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहली जो हमारी बात होगी वो होगी, देखिए हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वगैरह, क्या कैसे उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अब मैं बोल रहा हूँ कि एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर इम्प्लांटेशन देखिए क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। ठीक है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिसको है ना, जो कि कहाँ अपीयर होती है, जो कि अपीयर होती है ट्रोफोब्लास्ट पे, ट्रोफोब्लास्ट पे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको जैसे देखिए मैं वापस बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया ट्रोफोब्लास्ट, आप लोगों को भी बताया, ये जो आउटर लेयर थी। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या था हमारा इनर सेल मास, है ना, ये मैं आपको थोड़ा डार्क करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये आ गया आपका ट्रोफोब्लास्ट।
ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट आ गया और ये आ गया इनर सेल मास आ गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होने लग जाएगी इस पर। ठीक है, इस तरीके से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होंगी ट्रोफोब्लास्ट पे। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं विलाय। कौन सी? कोरियोनिक विलाय। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी टर्म्स आ रही है आपको सारी याद करनी है। कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। ये कहाँ पे अपेयर होती है? ट्रोफोब्लास्ट पे अपेयर होती है। ठीक है, और सराउंड कैसे होती है? इट इज़ सराउंडेड बाय, ऑब्वियसली यूट्रस है पूरा आसपास, तो सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू। ठीक है, ये कोरियोनिक विलाय कैसे सराउंड होंगे? आसपास आपको पूरा यूरिन जो यूट्रस है उसका पूरा आपको टिश्यू देखने को मिलेगा, तो यूट्राइन टिश्यू से सराउंड हो जाएंगी। ठीक है, प्लस और क्या मिलेगा? अब मैटरनल ब्लड, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में मिलेगा। तो ये जो कोरियोनिक विलाय किस किस से सराउंड होती है? क्वेश्चन आता है। कोरियोनिक विलाय सराउंडेड बाय, एक तो यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड होती है, इसके अलावा मैटरनल ब्लड जो माँ का जो खून होता है उससे सराउंडेड होती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो कोरियोनिक विलाय है, ये जो कोरियोनिक विलाय हो गई, इसके साथ ये जो यूट्राइन टिश्यू हो गया, ठीक है, ये जो यूट्राइन टिश्यू हो गया, ये दोनों क्या कर जाएंगे? इंटरडिजिटेटेड कर जाएंगे, बिकम्स इंटरडिजिटेटेड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं हाथ ये देखूँ, ये अब मैंने उंगलियों को क्या किया, इस तरीके से मैंने एक दूसरे के अंदर आ गई ये बिल्कुल। ठीक है, तो इंटरडिजिटेशंस आ गई, मतलब एक दूसरे के अंदर मिल गई पूरी तरीके से। तो ये जो विलाय है और ये जो यूट्राइन टिश्यू है, ये आपस में देखिए जो भी गैप्स होंगे वो फिल हो जाएंगे। अब जैसे मैंने इस तरीके से उंगलियों को किया तो देखिए गैप नहीं है, अब यहाँ पे कोई भी गैप नहीं मिलेगा आपको। तो ये कैसे हो जाएगी? इंटरडिजिटेटेड हो जाएगी एक दूसरे के साथ, विद ईच अदर। ठीक है, इट बिकम्स इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर, एंड इनको जॉइंटली क्या बनाती है? एंड दे फॉर्म, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, एंड दे जॉइंटली फॉर्म है स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ये जो स्ट्रक्चर जो होता है ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, ये ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? ये क्या बनाती है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाती है। किस किस के बीच में? एक तो आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो आपका बन रहा है, ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो गया, इसके जिसको हम अभी फीटस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम फीटस बोलते हैं। तो एक तो डेवलपिंग एम्ब्रियो प्लस जो मैटरनल बॉडी है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और जो मैटरनल बॉडी है उसके बीच में एक लिंक बनता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल लिंक। मतलब एक ऐसा लिंक जो कि स्ट्रक्चरली भी मेंटेन करके रखता है और फंक्शनली भी है ना हेल्प करता है। ठीक है, कौन बनाता है? कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यू आपस में मिलकर बनाते हैं। क्या नाम है इसका? ठीक है, इसको आप लोग ऑब्वियसली जानते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा कैसे बनता है? कोरियोनिक विलाय और जो यूट्राइन के टिश्यू हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और अल्टीमेटली वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं, डेवलप, जो कि जॉइन करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी को, विच इज़ नोन एज प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के फंक्शन आप लोगों को पता है, मैं बता भी देता हूँ एक बार। प्लेसेंटा जो होता है वो क्या करता है? देखिए, सप्लाई करवाता है ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिएंट्स की। कहाँ से? मैटरनल से एम्ब्रियो, टू दी एम्ब्रियो। ठीक है, ऑब्वियसली देखिए, ऑक्सीजन, अब नॉर्मल लोग को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? सांस अंदर हम जो है सांस लेते हैं, ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो अब जो फीटस अंदर जो ग्रो कर रहा है वो कहाँ से लेगा? वो वैसे सांस ले नहीं सकता, उसके पास अभी डेवलप हुए नहीं, उसके लंग्स भी अभी डेवलप नहीं है, ना फंक्शनल है, तो वो कैसे लेगा? तो वो अपने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के लिए किस पे रिस्पॉन्सिबल होगा? मदर पे। तो मदर कैसे उसको सेंड करेगी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स? प्लेसेंटा के थ्रू। इसके अलावा अब ऑक्सीजन लेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको क्या बनेगी? CO2 का रिमूवल भी तो होता है, सिर्फ ऑक्सीजन लेते ही थोड़ी है, CO2 भी बाहर निकलती है। इसके साथ कुछ एक्सक्रीटरी या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, वो भी एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एक्सक्रीटरी और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है ये भी बाहर कैसे निकलते हैं? प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है ना, क्योंकि खुद का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम होता नहीं है एम्ब्रियो के पास। तो ये प्लेसेंटा के मेन दो फंक्शन आ गए। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा होता है ये एम्ब्रियो से कैसे कनेक्टेड है? तो इट इज़ कनेक्टेड टू दी एम्ब्रियो। ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो से किस तरीके से कनेक्टेड है? थ्रू, आप लोगों को पता है जब अगर कभी बेबी की डिलीवरी होती है, आप लोगों ने सुना भी होगा और कई जगह पढ़ा भी होगा, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो जब उसको बाहर निकालते हैं तो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है मदर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बाइलिकल कॉर्ड। वो काटते हैं, डॉक्टर लोग जो हैं उसको काटते हैं, आप लोग को ये पता हो तो अम्बाइलिकल कॉर्ड वो काटते हैं। ठीक है, तो ये जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है इसके थ्रू ये देखिए प्लेसेंटा से कैसे अटैच होता है बेबी, मतलब प्लेसेंटा से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेसेंटा है, ठीक है, इस तरफ आ गया आपका मैटरनल ब्लड वगैरह पूरा, तो यहाँ पे ऐसे इसमें एक कॉर्ड निकलती है, अम्बाइलिकल कॉर्ड, यहाँ से ये जो है अल्टीमेटली ये एम्ब्रियो कनेक्ट होता है। ठीक है, ये आ गया आपका क्या? प्लेसेंटा में एक रफ डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको एक अंदाजे के लिए। प्लेसेंटा आ गया, ये आ गई आपकी अम्बाइलिकल कॉर्ड और इससे ये आपका एम्ब्रियो अटैच होता है। ठीक है, और ये अम्बाइलिकल कॉर्ड अल्टीमेटली हेल्प करती है, ये जो सब्सटेंसेस का जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है इसमें अल्टीमेटली अम्बाइलिकल कॉर्ड हेल्प करती है।
ठीक है, एम्ब्रियो से लाने और ले जाने के अंदर। ठीक है, अब जो प्लेसेंटा जो होता है, ये जो प्लेसेंटा है ये कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। ये जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लास्ट ईयर कि प्लेसेंटा भी एक तरीके से एंडोक्राइन टिश्यू का रोल प्ले करता है। एंडोक्राइन टिश्यू में क्या मतलब हार्मोन्स प्रोडक्शन करते हैं, तो प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन से, सेवरल हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स में ही बनता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो आपको इंडिकेटर, आपको अगर टेस्ट करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, तो कैसे पता लगेगा, तो जो यूरिन है, अगर यूरिन में आपको HCG मिल रहा है, ठीक है, यूरिन में अगर HCG मिल रहा है, इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेटर होता है प्रेगनेंसी का। तो जो HCG हार्मोन होता है दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। इससे डेटा किया जा सकता है कि जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसके अलावा और कौन से हार्मोन होता है, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ये भी सिक्रीट करते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, इस तरीके से कई हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ये जो प्लेसेंटा है ये एक तरीके से एंडोक्राइन टिश्यू का काम करता है। ठीक है, और भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे।